सो वेलकम गाइस। सो हमारी एक सीरीज चल रही है यूएस टैक्सेशन में इनरोल्ड एजेंट और यूएस सीपीए के स्टूडेंट जब बेसिक कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल करते हैं तो हमने बेसिक्स की एक पूरी सीरीज चलाना। तो आज के इस लेक्चर 2 में हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इसका लेक्चर 1 भी देखिए, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, ताकि आपको सीरीज पूरी पता चल सके, जिससे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम फंडामेंटली यूएस टैक्सेशन में एक और चीज समझने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको यूएस टैक्स को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज होती है। तो आज के इस बेसिक लेक्चर में इंडिविजुअल के इनकम टैक्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मुझे अगर मेरा रिटर्न फाइल करना है तो मुझे उसके लिए फॉर्म 1040 फाइल करना पड़ता है। अगर पार्टनरशिप है तो उसके लिए मुझे 1065 फाइल करना पड़ता है। और अगर वो कॉर्पोरेशन है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 1120। तो ये तीनों फॉर्म आपको आने वाले लेक्चर में बेसिक्स में हम और भी काफी अच्छे से समझाएंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि एक इंडिविजुअल के लिए फॉर्म 1040, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, इंडिविजुअल मैं जैसे हूं। फिर पार्टनरशिप, अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को या किसी पार्टनर को, दो लोग अगर कोई मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप। और फिर कंपनीज। तो तीनों को हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, पास थ्रू एंटिटी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लो थ्रू एंटिटी। सर, ये पास थ्रू एंटिटी का क्या मतलब है? सबसे पहले समझिए कि पास थ्रू एंटिटी में हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये कॉर्पोरेशन है ना, इस कॉर्पोरेशन में 3 शेयर होल्डर है और मैंने इस कॉर्पोरेशन को, अभी आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, एस कॉर्पोरेशन है। इसमें 3 शेयर होल्डर हैं और ये मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है सर, ये तीनों शेयर होल्डर ने मिलकर एक कंपनी बनाई। इसमें सबसे ज्यादा शेयर इसके पास 90% है ना, इनके पास 5% है, इसके पास भी 5%। इनका स्टेटस एक कंपनी का है। तो कंपनी ने बिजनेस किया और लेट से कंपनी ने $10,000 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है सर, क्या कंपनी को टैक्स देना है? तो पास थ्रू कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और उसका स्टेटस एस कॉर्पोरेशन, यहां पर एक वर्ड सीखेंगे आप, एस कॉर्पोरेशन, तो इस $10,000 के ऊपर इस कंपनी को टैक्स नहीं देना है, इसके तीनों मेंबर्स को टैक्स देना है। तो कंपनीज के मेंबर यानी कि उसके शेयर होल्डर, जैसे मान के चलो उसमें एक शेयर होल्डर ये है, तो इसके पास 90% शेयर है। तो इस 10,000 का 90% कितना होता है? $9,000। ये $9,000 इस कंपनी से इसको पास ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और इस 9,000 के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? ये एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पास थ्रू कॉन्सेप्ट। तो ये सेम कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेशन में, एस कॉर्पोरेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और सेम कॉन्सेप्ट जो है वो पार्टनरशिप। तो अगर मैं मान के चलूं ये पार्टनरशिप होती, क्या होती सर? ये पार्टनरशिप होती, ये तीनों पार्टनर है। मान के चलिए ये तीनों क्या है? पार्टनर है। तो ये तीनों पार्टनर है, तो इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई होगी। तो अगर पार्टनरशिप ने भी $10,000 कमाया तो इस पार्टनरशिप को टैक्स नहीं देना है। इन इंडिविजुअल पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं सर? पास थ्रू कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो पास थ्रू कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम आपने पढ़ा फ्लो थ्रू एंटिटी। एक सेकेंड, तो सर पास थ्रू कॉन्सेप्ट की थ्योरी पढ़े। ए पास थ्रू एंटिटी इज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। देखो यहां पर एक लिखा है बिजनेस स्ट्रक्चर, वेयर द इनकम डिडक्शन क्रेडिट एंड लॉसेस पास थ्रू टू द इंडिविजुअल ओनर और पार्टनर इंस्टेड ऑफ बीइंग टैक्स्ड एट अ बिजनेस लेवल। इसका साफ मीनिंग यही निकलता है कि पास थ्रू कॉन्सेप्ट में एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप फर्म को टैक्स नहीं पे करना पड़ता। टैक्स किसको पे करना पड़ता है? उसके ऑनर्स को। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इंडिविजुअल ऑनर को टैक्स पे करना पड़े, उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पास थ्रू कॉन्सेप्ट। और ये यूएस टैक्सेशन में 2 ही जगह एप्लीकेबल होता है।
एक एस कॉर्पोरेशन में, आगे समझाएंगे कि एस कॉर्पोरेशन कैसे बनती है, और एक होता है पार्टनरशिप। तो अभी हमने इंडिविजुअल में पढ़ा। अब सर बार बार आप पार्टनरशिप वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में भी थोड़ी से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक है जनरल पार्टनर और एक लिमिटेड पार्टनर, ये दो वर्ड आप बार बार देखेंगे। और एक पार्टनरशिप, तो सबसे पहले ये समझिए कि मान के चलो ए एंड बी एक पार्टनरशिप है। क्या है सर? पार्टनरशिप। ठीक है सर। तो ये पार्टनरशिप अलग है, उसमें क्या है, दो पार्टनर है। मान के चलिए जनरल पार्टनर ए है और लिमिटेड पार्टनर बी, तो ये तीन लोग हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनरशिप, ये तीनों अलग अलग हैं। सर जनरल पार्टनर को क्या बोलते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, जनरल पार्टनर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। मान के चलो एक पार्टनरशिप ने एक लोन लिया $10,000 का, ठीक है, $10,000 का लोन लिया है। अब पार्टनरशिप वो पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो अगर जो जनरल पार्टनर होगा ना, उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। क्या होती है सर? अनलिमिटेड। तो लिया मान के चलो ये ए बी पार्टनरशिप ने था, लेकिन क्योंकि ए एक जनरल पार्टनर है, तो अगर ए बी पेमेंट नहीं करेगी तो ये डेट का जो बर्डन है वो किसके ऊपर आ जाएगा? जनरल पार्टनर के ऊपर। तो जनरल पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पार्टनरशिप। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पार्टनरशिप, उस लोन का जो रीपेमेंट है वो जनरल पार्टनर को करना पड़ता है। इसी तरीके से एक होता है लिमिटेड पार्टनर। तो लिमिटेड पार्टनर को केवल इन्वेस्टमेंट मनी बट डज नॉट मैनेज एंड हैज लिमिटेड लायबिलिटी। तो जो लिमिटेड पार्टनर होता है वो मैनेज नहीं करता है, वो केवल इन्वेस्टमेंट कर देता, तो उसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड वर्ड को हाईलाइट करेंगे। एग्जाम्पल दिया है, मान के चलिए आपने कंपनी में, अनीता इज ए लिमिटेड पार्टनर, उसने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है सर, ठीक है। अब मान के चलिए पार्टनरशिप को लॉस हो गया और उसको अब अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, और लायबिलिटी लेट से 20 लाख। तो क्या लिमिटेड पार्टनर को ये 20 लाख में से जो शॉर्टेज पड़ रहा है वो लेकर आना पड़ेगा? क्या नहीं, उसको लेकर नहीं आना। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को लोन के रीपेमेंट के लिए कैप्चर नहीं किया जा सकता। उसने तो केवल 10 लाख लगाया था, अब कंपनी को लॉस हो गया तो वो पूरा पैसा डूब जाएगा, लेकिन उसकी पर्सनल एसेट क्या हो जाएगी? यहां पर प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिए, जनरल पार्टनर की जो एसेट होती है उसको कैप्चर किया जा सकता है लायबिलिटी के पेमेंट करने के लिए, बट लिमिटेड पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने 10 लाख लगाया था, 10 लाख डूब जाएगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कैप्चर करके लोन का रीपेमेंट नहीं किया जा सकता। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड पार्टनर, और अर्लियर जो एग्जाम्पल दिया था दैट वॉज जनरल पार्टनर। ठीक है सर। अब सर पार्टनरशिप में एक वर्ड आप और देखेंगे, पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए क्या लिखा है, पार्टनरशिप इंटरेस्ट और बेसिस, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये दो पार्टनर हैं, ये प्रिया और रोहन, मान के चलो दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। प्रिया ने 10,000 का कंट्रीब्यूशन किया पी ने, और रोहन ने कंट्रीब्यूट किया 20,000, और ये एक पार्टनरशिप बनाई। तो ये जो प्रिया है इसका इस कंपनी में कैपिटल इंटरेस्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल इंटरेस्ट। ये 10,000, इसी को हम बोलेंगे पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेसिस। जो आप अमाउंट एक कंपनी में, एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, जो अमाउंट आप पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेसिस। तो प्रिया का 10,000 बेसिस होगा और रोहन का कितना होगा? 20,000। आपको एक बात जानकर अच्छी होगी, अब मान के चलिए ये रोहन की प्रिया से नहीं जम रही। अब रोहन ने बोला कि यार मेरा इसमें 20,000 लगा है, मैं क्या करता हूं, रोहन की जगह
सोहन को ये हिस्सा सोल्ड आउट कर देता हूं 25,000 में, हो सकता है। तो अब रोहन की जगह कौन आ गया? सोहन। तो रोहन ने 20,000 की चीज को 25,000 में बेच दिया, तो आपको मालूम है रोहन को 5,000 का कैपिटल गेन हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैपिटल गेन? यस। अगर आपने कोई पार्टनरशिप में पैसा लगाया है, उस पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेसिस को हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट। तो ये जो रोहन थे, इन्होंने अपना 20,000 का हिस्सा 25,000 में सोल्ड आउट कर दिया, तो ये 5,000 का जो गेन है उसको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गेन के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिस। मतलब पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेसिस इज इटसेल्फ ए कैपिटल एसेट। आगे समझेंगे कैपिटल एसेट्स को और भी डिटेल में, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि जनरल पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर, पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेसिस, फ्लो थ्रू एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जब आप इनरोल्ड एजेंट और यूएससीपी के मेन करिकुलम पढ़ें और ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, पार्टनरशिप में एक अग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोल रहे हैं। इंडियन टर्मिनोलॉजी में कई बार इसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। सर इसका पर्पस क्या होता है? तो ये एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या किसी पार्टनर को कोई गारंटीड पेमेंट दे सकते हैं। सर ये गारंटीड पेमेंट क्या होता है? मान के चलो ए और बी पार्टनर है, यहां समझते हैं। मैंने बोला ए और बी क्या है? पार्टनर है। अब ये जो बी है बाई प्रोफेशन क्या है? इनरोल्ड एजेंट है। आप ऐसा समझो। तो इसके पास एक क्वालिफिकेशन है। जी सर। तो ए और बी एक पार्टनर हैं और इन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप बनाई, ए बी, है ना। डिसाइड हुआ कि बी को हर साल हम एक गारंटीड 10,000 का पेमेंट देंगे। क्यों देंगे सर? डिसाइड किया अग्रीमेंट ने कि बिकॉज ही इज ए क्वालिफाइड पर्सन, तो क्योंकि ये अपनी सर्विसेज दे रहा है एक पार्टनरशिप में, तो इसको एक मिनिमम हम क्या दे सकते हैं? हर साल एक गारंटीड पेमेंट दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए क्या हो गया? ये जीपी, गारंटीड पेमेंट, जो मैंने आपको बताया। तो सर ये जो गारंटीड पेमेंट है पार्टनरशिप के लिए तो एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसके लिए गारंटीड पेमेंट इनकम है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन करते समय आपको एमसीक्यू में ध्यान देना है कि एक्सपेंसेस किसके लिए है? पार्टनरशिप के लिए, और जो पर्सन रिसीव कर रहा है पार्टनर, उसके लिए क्या है? ये इनकम है। तो आपके कॉन्सेप्ट को ही हमने क्या करना है इस सीरीज के अंदर लॉन्च करना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे जिसमें मैं बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।